हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सी टेट के लिए ईवीएस का एनसीईआरटी समरी क्लासेस, और इसमें हम क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन तीनों ही क्लासेस की ईवीएस में आपका पूछा जाता है। इन तीनों क्लासेस की समरी को इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट करूंगी विद द हेल्प ऑफ हैंड रिटन इंपॉर्टेंट नोट्स। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपकी पूरी एनसीईआरटी हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसको कर लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस लगा करके देखिए, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा होगा। तो बिना बातों को किए आगे बढ़ाते हैं क्लास को और शुरुआत करते हैं बहुत ही धमाकेदार तरीके से। आप बहुत समय से इसका वेट कर रहे थे, क्योंकि ईवीएस को बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको यूपीटेट के लिए भी कवर कराया था, एससीईआरटी के नोट्स। तो अब बारी है एनसीईआरटी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो गाइज, आज हम बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए सबसे अपडेटेड और बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो वो आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगी चक्षु पब्लिकेशन की। वो किस लिए? तो इसके पीछे रीजन देखते हैं किस वजह से इसको बेस्ट बताया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तो है गाइड। इसकी अलग अलग बुक्स भी आती है, अलग अलग सब्जेक्ट की। गाइड लेना चाहें तो गाइड भी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, दैनिक विज्ञान, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ आपको पिछले 4 महीने की इसमें करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएगी। बहुत अपडेटेड बुक है, लेटेस्ट है। और साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों के यहाँ पर प्रश्न पत्रों को भी हल किया गया है। तो फुल पैकेज है आपके लिए। इसमें कुल 5000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं, आपके अध्यायवार क्वेश्चंस भी और थ्योरी, उसके बाद फिर क्वेश्चंस। साथ ही एक और यहाँ पर बेहतरीन बात यह है कि आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन अपना यहीं पे रख के पढ़ना है। आपके सामने विश्लेषण चार्ट होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए पहले पढ़ना होगा, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा विश्लेषण चार्ट दिया गया है हर एक सब्जेक्ट का इस गाइड में। ऐसे ही अलग अलग बुक्स भी इस पब्लिकेशन की आती है, और इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहां से आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं। साथ ही आपके किसी भी आसपास के जो आपका बुक स्टोर होगा वहां भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये पूरा आप विश्लेषण चार्ट देख पाएंगे। इसमें हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है बहुत बेहतरीन ढंग से। और मैटर की अगर बात करूं तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर से के लिए भी आपको कोई अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी में दिए गए हैं। और पूरा एक्सप्लेन करके सभी इनके उत्तरों को बहुत आसानी से आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहे तो प्रैक्टिस सेट भी इसके अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर 15 आपको सोल्व प्रैक्टिस सेट भी इसके, अगर आप प्रैक्टिस सेट लेंगे तो उसमें मिल जाएंगे बहुत ही ऑथेंटिकेटेड सभी क्वेश्चंस। तो ये थी आपकी स्टेट के लिए रिकमेंडेड बेस्ट बुक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लास 5th से शुरू करेंगे, देन 4th और 3rd। इस तरीके से हम यहाँ से शुरुआत करते हुए चलेंगे, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी का जितना भी यहाँ समरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। अगर बात करें क्लास 5th का, चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, क्या इसमें जानने लायक बातें हैं जो आपके पेपर में जहां से प्रश्न सीधे सीधे उठकर यहाँ से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी किए। देखिए दोस्तों, जब चींटियां होती है, आप लोग जानते हैं, वो आपने देखा होगा जमीन पर सारी की सारी एक कतार में चलती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंद छोड़ती है, ठीक है, जिसे सूंघ कर पीछे वाली चींटियों को भी रास्ता मिल जाता है और वो सभी एक लाइन बना करके चलती है। आगे जानते हैं, कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से ही उसकी पहचान कर लेते हैं। ये एक बहुत खास विशेषता है। कौन से कीड़े की? तो ये है आपके रेशम कीट जो होता है, सिल्क वॉर्म होता है। सबसे बढ़िया बात है कि ये रेशम का जो कीड़ा होता है ये अपनी मादा को, अपनी वाइफ को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही पहचान लेता है। पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस बात को। इसी के साथ अगर हम बात करें, मच्छर कैसे काटता है मनुष्य को, कैसे ढूंढ लेता है अंधेरे में भी, रात में कैसे
कैसे ढूंढ ढूंढ के काट लेता है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो मच्छर होता है वो मनुष्य के शरीर की गंध, और खास करके जो पैर के तलवे होते हैं उनकी गंध होती है, उससे ही मनुष्य के शरीर की गर्मी से उसको ढूंढ लेता है कहाँ बैठा है, और तुरंत से उसको क्या कर लेता है, तुरंत से क्या कर लेता है, काट लेता है। ठीक है, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि केवल मादा मच्छर ही काटती है, नर मच्छर नहीं काटता कभी भी। मादा मच्छर क्यों काटती है? अपने अंडे देने के लिए, उनके पोषण के लिए वो खून पीती है। ठीक, तो मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ कर काटता है? उसके शरीर की गंध से, उसके पैरों की तलवे की गंध से और उसके शरीर की गर्मी से मनुष्य को ढूंढ लेता है। आगे बात करते हैं, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी रहती है। क्या ऐसी बात है? बिल्कुल, आपने देखा होगा जब किसी गली में दूसरी गली का कुत्ता आ जाता है तो फिर क्या घमासान युद्ध उनके बीच में होता है। और कैसे निर्धारित करता है कुत्ता कि ये मेरा इलाका है? तो वो करता है निर्धारित मलमूत्र करके, यानी अपने इलाके में वो क्या करेगा, कुत्ता मलमूत्र करके क्या कर लेता है, उसकी अपने एक बाउंड्री बना देता है। इसी तरीके से जो बाघ होता है वो भी ऐसे ही करता है, अपनी जो बाउंड्री होती है उस पर क्या कर देता है, मलमूत्र कर देता है, जिसकी गंध से दूसरा बाघ और दूसरा कुत्ता यह पहचान कर लेता है कि भैया यहाँ तो जो है दूसरे का इलाका है। या फिर अगर ऐसा हो रात में कोई दूसरा कुत्ता उसके मोहल्ले में आके घूम के और मलमूत्र करके चला जाए तो वो उसकी स्मेल से ही पहचान लेगा कि ये दूसरी गली का कुत्ता था। ठीक है, तो यानी ये मलमूत्र से पहचान सकते हैं कि ये दूसरे इलाके या बाहर के इलाके का कुत्ता आया था। इसी प्रकार से बाघ भी। ठीक, इतनी बात समझ में आई? बस समझते हुए चलो, आपको कुछ नोट नहीं करना है, बस मग्न होकर के सुनते जाओ, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे एज इट इज। आगे हम बात करते हैं, ज्यादातर पक्षियों की क्या होती है, आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो तब इनकी आंखें एक ही चीज पर टिकी होती है। ठीक है, और आपने देखा होगा दोस्तों कि ज्यादातर पक्षी क्या करते हैं, जब भी उन्हें इधर उधर देखना हो तो तुरंत से अपनी मुंडी घुमाते हैं, कभी इधर कभी इधर। वो इसलिए क्यों करते हैं ऐसा, इतनी ज्यादा अपनी गर्दन को क्यों घुमाते हैं? क्योंकि जो उनकी आंखों की पुतलियां होती है वो घूम नहीं सकती है, इसीलिए वे अपनी गर्दन को घुमा करके आसपास देखते हैं। तो इसके पीछे ये कारण है, इसलिए। और ये कथन आपके सबसे मेन जो आपको ध्यान रखना है, आपके ईवीएस के पेपर में या सी-टेट के पेपर में सबसे ज्यादा कथन वाले क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में, तो खास करके कि बताओ कौन सा कथन गलत है। तो आपको ऐसे ही दे देगा लिख के कि बताओ भाई पक्षियों की पुतलियां नहीं घूम सकती। दूसरा, वे अपनी गर्दन घुमाकर आसपास देखते हैं क्योंकि उनकी आंखें नहीं घूम सकती, इसलिए उनकी पुतली नहीं घूम सकती। ठीक है, तो ये चीजें आपको, ये फैक्ट्स आपके दिमाग में रखने हैं, बस आपका काम हो जाएगा उतने से ही। आगे बात करते हैं, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। अगर वो एक ही आंख से देख रहे हैं, मान लो एक से इधर देख रहे हैं, एक से इधर, है ना, तो उन्हें पता नहीं चलेगा अंदाजा सही कि कितना दूर है ये ऑब्जेक्ट। लेकिन जब वो एक ही वस्तु पर दोनों आंखों से देखते हैं, सीधा देखते हैं, तो क्या होता है, उनको सही दूरी का अंदाजा होता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार आपके पेपर में आया है सीधा कि कौन निम्नलिखित में से कौन से पक्षी ऐसे हैं जो मनुष्य से 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। तो उनमें आता है चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों क्या करते हैं, मनुष्य से 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो दृष्टि है वो कितनी तेज है, मनुष्य से 4 गुना दूरी की वस्तु को भी देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों बाघ की, तो बाघ 6 गुना दूर तक देख सकता है, आगे आपको आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इतना ही जानते हुए चलिए आप। तो इतनी बात आपने समझी, जो चीज हम जो है 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, वही पक्षी उसे 8 मीटर की दूरी से बिल्कुल साफ देख सकते हैं। वही मतलब है कि यानी हमसे 4 गुना दूर तक वो क्लियर देख पाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आमतौर पर जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख सकते हैं, यानी जो वस्तुएं देखते हैं उनके कुछ रंग दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो देख सकते हैं। लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये कि ये बताओ भैया, रात में जागने वाले जानवर किस रंग में देख सकते हैं?
कई बार रिपीट हुआ है आपके पेपर में, प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना। तो ध्यान से सुनिए, जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो केवल और केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही देख सकते हैं, ठीक है। उनकी जिंदगी पूरी रात में ब्लैक एंड व्हाइट रहती है, उनको काली और सफेद ही हर चीज दिखाई देती है, चाहे वो पेड़ हो, पत्ते हो, कुछ भी हो, सब कुछ उन्हें काला और सफेद दिखेगा, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको, बिल्कुल याद रखना है, नहीं तो गलत करके आ जाओगे, बहुत पिटोगे, ध्यान रखना इनका। आगे बात करते हैं, जिन पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, ये हर एक फैक्ट ऐसा है जो आपके पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना आप इनको, बार बार पूछा जाता है। जिन पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते उनके बाहरी कान छोटे छेद जैसे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके कान नहीं होते, होते हैं, लेकिन एक छेद की तरह होते हैं, दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके पंखों से वो ढके रहते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं दिखाई देते। साथ ही अगर बात करें कि क्या सांप के भी कान होते हैं, तो होते हैं, लेकिन वो बाहरी कान नहीं होते, उनका भी इस तरीके से छेद की तरह होता है, और जमीन पर जो कंपन होती है उसको ही सांप सुन पाता है, वैसे बाहरी आवाज नहीं सुनता, वो सिर्फ कंपन से महसूस करता है, कंपन को ही सुन पाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही हम बात करें, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज होगी, कोई जमीन पे चलकर आ रहा है, कोई पशु उसको खाने के लिए, तो वो दूसरी तरह की आवाज निकालेंगे, ठीक है। तो अलग अलग खतरा, तो अलग अलग तरह की आवाज निकालेंगे, ये आपसे कथन में पूछा जाता है, बिल्कुल। तो ध्यान रखेंगे हर एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं, मछलियां खतरे की चेतावनी कैसे देती है। भैया बहुत बढ़िया बात है, देखो मछली कैसे देगी एक दूसरे को कि भाई खतरा है, भागो भागो भागो, कैसे देगी चेतावनी, ये बिजली तरंगे छोड़ती है, ठीक है, बिजली तरंगों से ये देती है, इलेक्ट्रिक वेव्स छोड़ती है मछलियां जब दूसरे को चेतावनी देना हो। तो ये याद हो गया आपको, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे भी है जो तूफान और भूकंप के आने से कुछ समय पहले ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं, जिससे हम मानव क्या करते हैं, पहचान कर लेते हैं कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है भैया। तो ऐसे ही ध्यान रखेंगे आप। इसी तरीके से एक बार क्या होता था, आदिवासी जनजाति थी, तो वहां पर भूकंप आने वाला था, तो जानवरों ने चेतावनी दी, अलग अलग तरह की आवाज निकाली, उछल कूद करने लगे, ठीक है, अजीब सी हरकतें करने लगे, तो वहां के लोगों ने उसे पहचान के जल्दी से वहां की जगह को खाली कर लिया और बहुत सारे लोगों की जान बच गई थी। अभी वो किस्सा भी आपके सामने आएगा, सुनामी आई थी तब उस टाइम पे। और इन जानवरों की जो हरकतें हैं वो समझ भी वही सकता है जो उनके बीच रहता है, उनको समझता है जानवरों को, ठीक है, हम आप नहीं समझ पाएंगे। अगर बात करें, जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब किस वजह से ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ ना कुछ तो अनहोनी होने वाली है, जब इस तरीके से वे सभी व्यवहार करते हैं। अब इसी तरह की एक घटना हुई थी 2004 में। क्या घटना थी? सन 2004 दिसंबर की बात है कि सुनामी के कुछ समय पहले ही जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाजों को सुन करके अंडमान की एक खास आदिवासी जनजाति थी, ठीक है, वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, उन्होंने तुरंत वहां से इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जनजाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो ये बात होती है कि हर एक एक्टिविटी के पीछे कोई ना कोई इनका कारण होता ही है। और इसी तरीके से दोस्तों डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और आपस में बातचीत करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक टॉपिक यहाँ पर समाप्त। इसके साथ ही दूसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम एक ऐसे जानवर के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आ सकता है, कई बार रिपीट हुआ है यहाँ से क्वेश्चन और बार बार होता है, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी वही है, वही टॉपिक्स है, वही समरी है और बार बार पूछी जाती है, अलग से थोड़े ना लेके आएंगे। जब पूछना उसी में से है तो इसको आप बहुत अच्छे कर लो। आपकी ईवीएस का जो है पूरा का पूरा जो पेडागोजी की ट्रिक्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले, पेडागोजी आपकी 15 नंबर की वहां से हो जाएगी। बच्चे एनसीईआरटी उसको आप मेरे इस क्लास से करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पूरा हो जाएगा ईवीएस का सिलेबस।
दोस्तों एक चैप्टर को ही खत्म करेंगे हम इस क्लास में, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक नहीं बोल पाती हूँ गले में प्रॉब्लम की वजह से। तो इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे, इसी में हमारे कई सारे टॉपिक्स हो जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 से 4 दिन में मैं इसको पूरा कवर करा दूंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो अब हम बात करेंगे स्लोथ के बारे में। ये क्या है स्लोथ? तो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये भालू के जैसे दिखाई देते हैं लेकिन भालू नहीं होते हैं, तो फिर क्या है? ये है स्लोथ। ठीक है, ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। क्या? बिल्कुल, दिन में 17 घंटे सोते हैं भैया। इतने बड़े सोतुराम है, कोई इतना बड़ा सोतुराम नहीं होता जितने स्लोथ। और सबसे बड़ी बात, उल्टे लटक कर सोते हैं पूरी मस्ती में। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं, तो नीचे भी नहीं उतरते, वहीं सोते रहते हैं। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसी पेड़ से पत्ते खाएंगे, उसी टहनी पर उल्टे लटकेंगे और मस्ती से सो जाएंगे। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, ये तभी उस पेड़ से नीचे उतरते हैं, बताओ। और उस पेड़ से फिर दूसरे पड़ोस के दूसरे पेड़ पर जा लटकेंगे। तो ये इनकी खासियत है, ये ध्यान रखनी है, कथन में आती है। बताओ इनमें से कौन सी खास बात स्लोथ के बारे में नहीं है? तो अगर आप जानेंगे कौन कौन सी है तभी तो नई वाली पहचानेंगे, तो ध्यान रखिए। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें इनका जीवन कितने समय का होता है, तो लगभग 40 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं और अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। ठीक है, सिर्फ 8 पेड़ों को ही बदलते हैं। क्यों? वहीं खाएंगे, उसी पेड़ को पत्ते खाएंगे, वहीं लटक के सो जाएंगे। अब भाई पेड़ पे इतने सारे पत्ते हैं तो पता नहीं कितने सालों तक एक ही पेड़ पर लटके रहते हैं। अच्छा, क्या ये कभी नीचे ही नहीं उतरते जब तक पेड़ के पत्ते खत्म नहीं होते? नहीं, उतरते हैं। कब? सप्ताह में सिर्फ एक बार। क्यों उतरते हैं? क्या चुल मची रहती है? तो तब सोच करने के लिए उतरते हैं। देखो, सप्ताह में एक बार जाते हैं सोच करने भी, इतने बड़े आलसी है ये। ठीक है, तो तब उतरते हैं, बस ये सप्ताह में एक बार। नहीं, इनका बस चले तो ऊपर से ही कर लेते सारा काम फिनिश, लेकिन इनको उतरना पड़ता है फिर। ठीक है, उल्टे लटक के तो सारा काम नहीं होगा ना, तो इस वजह से फिर इनको सप्ताह में एक बार उतरना पड़ता है पेड़ से नीचे। ठीक, आगे बात करते हैं, इसी से संबंधित और फैक्ट्स है। ये तो हमने जाना स्लोथ के बारे में। अब हम जानेंगे कौन कौन से जानवर जो है वो कितने कितने घंटे सोते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाय की। गाय हमारी माता है जो सोती है दिन में 4 घंटे के आसपास। ठीक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, या मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ? नहीं पूछा जाता, मैं बताऊंगी कौन कौन सा इसमें से पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में, साथ ही बताती हुई चलूंगी सारी चीजें। अच्छा, जिराफ कितने घंटे सोता है? जिराफ सोता है दिन में सिर्फ 2 घंटे आराम करता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। और बात करें पाइथन की, जिसको हम अजगर भी कहते हैं, ठीक है, अजगर, ये भैया 18 घंटे सोता है। ये तो स्लोथ से भी 1 घंटा ज्यादा सोता है। वहीं इसके अलावा जो पेपर में पूछा गया था उसको और यहाँ पर आप नोट कर लो। देखिए, हाथी की बात करते हैं, तो हाथी दिन में सोता है 4 घंटे। ठीक है, लगभग 4 घंटे सोता है। पेपर में पूछा गया है कई बार, भर भर के याद रखिएगा। इसके साथ ही एक के बारे में और हम लोग जानेंगे, शेर के बारे में। ठीक है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो शेर सोता है लगभग 8 घंटे दिन में आराम करता है, शेर सोता है। तो ये चीजें थी जो आपको याद रखनी थी। इसके अलावा एक और पूछा गया है छिपकली का। ठीक है, जो छिपकली है ये लगभग एक पूरे सीजन सो जाती है। क्या? बिल्कुल, एक पूरे सीजन। अब सर्दियां जैसे शुरू हो गई है तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आपको छिपकलियां जो है दिखनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कौन सी निद्रा में चली जाती है, बताओ। अच्छा, ये चली जाती है शीत निद्रा में। शीत निद्रा, ठीक है, यानी सर्दियों में ये पूरे एक सीजन तक सो सकती है। तो ऐसी बात है। छिपकली, इनके साथ साथ मेंढक भी ऐसा ही होता है, आपको सर्दियों में बहुत दिखेगा ही नहीं। उसके साथ सांप भी, सब, ठीक है, ये तीनों ऐसे होते हैं जो शीत निद्रा में चले जाते हैं। लगभग एक सीजन जो है ये सोते रहते हैं पूरा, और कुछ काम इनका है नहीं। आगे बात करते हैं, चलो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, टाइगर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम बाघ के बारे में जानेंगे। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बाघ हमसे कितने गुना ज्यादा देख पाता है, कितने ज्यादा बेहतर देख सकता है, तो हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है बाघ। बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक है, इतनी ज्यादा तेज इसकी निगाहें होती है। आगे बात करते हैं, बाघ की जो मूछें होती है, ठीक है, बाघ की इस तरीके से मूछें होती है, ये क्या करती है,
हवा में हुए जो कंपन होती है उसी से भांप लेती है कि भैया उसका शिकार जो है वो कितनी दूर है, ठीक है, उसकी सही स्थिति का पता लगा लेती है। उसकी सिर्फ मूछे उसमें जो कंपन होती है हवा में, उसी से इसकी मूछें अंदाजा लगा लेंगे कि शिकार कितनी दूर है। इसी के साथ इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। साथ ही साथ बाघ जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि हवा जो है वो हवा से पत्ते हिले हैं या शिकार चला है उन पत्तों के ऊपर, उसकी वजह से झाड़ियों के पत्ते हिले हैं। तो इन दोनों की आवाज में अंतर भी बाघ जो है बहुत साफ साफ समझ जाता है कि भैया जरूर वहां तो कोई मेरा शिकारी है, शिकार है, शिकारी नहीं, हाँ शिकारी भी, भाई शिकार आएगा उसको पता चल जाएगा तो मेरा शिकार है वहां, उसकी वजह से जो ये आवाज हुई है ये तो शिकार की है। अच्छा, ये जो हवा आई है ये तो भैया हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, यहाँ शिकार नहीं है। तो इस बात का भी जो बाघ होता है वो पता लगा लेता है। इसी के साथ हम बात करें तो बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल आएगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सुन पाते हैं। इसी के साथ ही बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। कैसे भैया, गुस्से में आएगा तो अलग आवाज निकालेगा, जब अपनी बाघिन से बात करेगा तो प्यार से बात करेगा, उसको बुलाएगा तो अलग आवाज निकालेगा, ठीक है। कभी करहाता है, कभी गुर्राता है, तो इस प्रकार से इसके ये अलग अलग आवाजें निकालता है, ठीक है। कौन कौन सी? करहाना और गुर्राना। इसी के साथ बाघ जब गुर्राता है तो भैया हम 3 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं कि बाघ को गुस्सा आया है, गुर्रा रहा है, ठीक है। 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है जब बाघ गुर्राता है। इसी के साथ बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। भैया एक बाउंड्री लाइन कर देंगे कि भैया ये इतना जंगल जो है ये तो मेरी टेरिटरी है, यहाँ कोई और बाघ नहीं आएगा। और जैसे ही कोई बाघ इसके पास आता है यहाँ इस बाउंड्री के, तो वो स्मेल करके पता लगा लेता है कि भैया ये तो दूसरे का इलाका है, यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, उल्टे पैर लौट जाओ, ठीक है। तो ये इसलिए क्या करते हैं, अपने इलाके की बाउंड्री को मूत्र करके उस पर जो है निशानी रखते हैं कि ये मेरा इलाका है। इसी के साथ एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। इसी प्रकार से कुत्ते करते हैं। हाथी को उसके दांतों और गैंडों को उसके सींग और शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए लोग मारते हैं, उनका शिकार करते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कथन के रूप में आपके पेपर में आता है। इसी के साथ हम बात करेंगे दोस्तों कस्तूरी हिरन की, ठीक है। कस्तूरी हिरन, मस्क डियर, इसको लोग क्या करते हैं, खुशबू के लिए मारते हैं। और जानवरों को मारने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए इन सभी जानवरों का शिकार किया जाता है। इन सब चीजों के लिए आपको याद रहना चाहिए। क्या बताया मैंने? हाथी को दांतों के लिए, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए, कस्तूरी हिरन को उसकी खुशबू के लिए शिकार किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों डेंजर टू एनिमल, ये एक अलग टॉपिक है इसी के अंतर्गत। इसी चैप्टर में हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि ये लुप्त होने का इनको खतरा है, ठीक है, जिसको रेड डाटा बुक में भी जगह दी जाती है। फिर हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, ठीक है। जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले। उत्तराखंड में एक पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और राजस्थान में भरतपुर जिले में घाना, ठीक है, घाना नेशनल पार्क। तो इनमें क्या, घाना अभ्यारण्य, तो इनमें जो है क्या किया जाता है, इन जानवरों को रखा जाता है जो विलुप्त होने वाले हैं और इनकी देखभाल की जाती है। तो इनको बचाने के लिए सरकार ने इनकी क्या करा है, इन पार्कों को, इन अभ्यारण्यों को सुनिश्चित किया है। इन जंगलों में, जो ये जंगल होते हैं
सरकार द्वारा जिनको रिजर्व कर दिया जाता है, इसमें जानवरों का शिकार करना मना होता है। यहाँ लोग जानवरों को जंगल के जो जानवर होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ वहां पर घूम सकते हैं। और किसी किसी में तो घूमना भी अलाउ नहीं होता है, सिर्फ वहां से दूर से फोटो क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। उसका फिर भारी उनको जो है सजा होती है अगर ऐसा कुछ कर भी देते हैं, हालांकि अलाउ ही नहीं होता है। ठीक है, बड़ी परेशानी होती है अगर कोई ऐसे करता है, हालांकि करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो यही है। तो ये इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है, आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसी के साथ धीरे धीरे मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाती जाऊंगी अगली क्लासेस में, और आपको आई होप बहुत अच्छे से मैं समझा पाई होंगी इस चैप्टर को। आप अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में, आपको क्लास कैसे लगी। धीरे धीरे मैं 1 से 2 चैप्टर 3 चैप्टर एक क्लास में कवर कराती जाऊंगी। जैसे जैसे मेरी तबीयत में सुधार होता जा रहा है, मैं बिल्कुल आपके लिए तत्पर हूँ, आपकी सहायता के लिए। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।